हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सभी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज ही हमारी सीटेट एसएसटी की 13 क्लास यानी कि 13वीं क्लास है और 13 प्रैक्टिस सेट जो है आज हमारे हो जाएंगे। मैं आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगी एसएसटी के, ठीक है। सो एसएसटी कंटेंट के प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं आपके, वो सारे आपको मैं करवा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ सीटेट एसएसटी 2022 से 23 यानी 2023 में जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे वो सारे सेट मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसके बाद आपके जो दो ऑफलाइन एग्जाम हुए हैं, एक आपका 20 अगस्त 2023 को, एक 21 जनवरी 2024 को, वो दोनों डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हम 2022 के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। सो आज आपके 2022 के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं 2021 के स्टार्ट करूँगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 जनवरी 2023 को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ पर सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर मेरे आंसर नहीं देखना है। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ करके पहले खुद एनालाइज़ करना है, पहले खुद आंसर को टिक करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है। खुद को एनालाइज़ करना है कि आप कितने आंसर यहाँ पर करेक्ट कर पा रहे हैं, कितने आंसर आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, और जो आंसर रॉन्ग हो रहे हैं तो जिस टॉपिक से गलत हुए हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको सेट प्रोवाइड कर रही हूँ तो रिपीट होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन करवाती हूँ तो बताती हूँ बीच बीच में कि कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि ये हमारी रफ्तार सीरीज़ है, हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली हम क्वेश्चन और आंसर से देखते हैं जिससे आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। तो देखिए यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का जो गठन है वो किसने किया था, सबसे पहले स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सबसे पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य आने वाला है। तो देखिए सभी में चंद्रगुप्त मौर्य है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त का बेटा आया था बिंदुसार, ठीक है। तो बिंदुसार ने लिया था उनका स्थान, तो फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आएगा। तो देखिए यहाँ पर अशोक है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर लास्ट वाले में देखिए दशरथ मौर्य है तो ये भी गलत हो गया, या तो 2 सही हो सकता है या 3। आगे देखते हैं, बिंदुसार के बाद अशोक आया था तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सातवाहनों के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट बताना है, ठीक है। सातवाहन दक्षिण भारत में शक्तिशाली नहीं थे। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तट पर भेजी। शिव स्कंद सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। तो करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंदिर के बारे में आपको 3 कथन दे रखे हैं, ABC आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। पहला है मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। B है मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। C है शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो यहाँ पर आपका A, B, C देखिए तीनों ही यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा मंदिरों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। तो इनमें से किन कारणों की वजह से अलग था महायान, वो आपको बताना है। पहला है इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेत द्वारा दर्शाई गई। B है इसमें बौद्ध सत्व एकांत वास में रहते थे। सो ये दोनों ही आपके गलत हैं, ठीक है। C क्या है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो D भी आपका करेक्ट है। तो C और D दोनों सही हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, जो बिल्कुल गलत है, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर प्रचलित नहीं थी, ठीक है। कारण यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहाँ पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानीपूर्वक रखा गया था। तो देखिए आपका जो कारण है वो सही है यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि कथन तो हमारा गलत है तो रिलेट तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए सिर्फ आपका कारण यहाँ पर सही है, कथन गलत है, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंडप क्या होता है। तो मंडप क्या होता है वो आपको यहाँ बताना है। आई होप इसको सभी सही करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकें, उसको हम मंडप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है, बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला, बिल्कुल सही। कारण क्या है, लोगों ने, देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, कथन नहीं है, यहाँ पर कारण होगा, ठीक है। लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो कारण भी सही है आपका, कथन भी सही है, और देखिए इससे रिलेटेड भी है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, अलवार संत उपासक थे। तो अलवार संत किसके उपासक थे, विष्णु जी के, शिवशंकर जी के, या शिव के, या फिर शंकर के, या कृष्ण के। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा विष्णु जी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आई होप कि सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। घासीदास ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर औपनिवेशिक काल। देखिए जो औपनिवेशिक काल है ना, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बने तो आप जो है अपना आंसर को, क्वेश्चन को जो है करेक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो ये आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो एनसीईआरटी बुक से बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक है, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके वहीं से, पूरे जितने भी स्टेटमेंट ये लिखे हुए हैं ना, सारे वहीं से बनते हैं। इसीलिए औपनिवेशिक काल के टॉपिक का जो है आप अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि, तो इसका परिणाम क्या हुआ वो आपको बताना है। ए कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। बी क्या है, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। सी क्या है, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। तो यहाँ पर केवल सी ही आपका सही है, ए और बी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। तो इनमें से कौन से आंदोलन हैं जिनको लेकर के गांधी जी जो है लोगों को एकजुट करने में सफल रहे थे, वो आपको बताना है। ए क्या है, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर। बी है, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके। सी है, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना और अनशन करके। डी है, लोगों की आवश्यकताएं समझाकर और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। तो किन वजह से जो है लोगों को एकजुट कर पाए वो आपको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर देखिए, एक तो वो अहिंसा और सत्याग्रह का उन्होंने मार्ग अपनाया था, सभी को पता है, ए करेक्ट हो जाएगा। और एक अगर करेक्ट है तो 2 ऑप्शन गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो ए सही हो सकता है, 1 करेक्ट हो सकता है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लोगों को उन्होंने जो है लोगों को उनकी आवश्यकताएं समझाई और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया। तो ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और डी सही है आपका यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता। तो आप जो है इनमें से कौन सा तरीका अपनाते वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ए क्या है, अंग्रेजी संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते। बी है, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग। सी है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। सो यहाँ पर देखिए, ए और बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया, ठीक है। तो आपको मतलब इसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। पहला है, क्योंकि वे विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे। दूसरा है, केवल वही एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी। नेक्स्ट है, क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जल का संतरा भाग जो 2 बड़े जल निकायों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं जल संधि, याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको सही कथन बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। कथन एक क्या है, भारत में 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर को मानक यामोत्तर कहा जाता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को मानक यामोत्तर कहा जाता है, ना कि पश्चिम को। भी पढ़ते हैं 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सो कथन ए आपका गलत है, बी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में आपको 3 कथन दे रखे हैं, आपको सही कथन यहाँ पर बताना है। पहला है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। बी है, कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो ये ए भी सही है आपका, बी भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 ईस्ट तथा 97.25 ई, यानी कि ईस्ट, ई का मतलब यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है, अक्षांशों के बीच है। तो यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। तो देखिए, सी है जो आपका गलत है, बस ए और बी ही आपका यहाँ पर सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। देखिए, ग्लोब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अक्षांश के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, इस सूचना के आधार पर आप, तो ये आपको दे रखा है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो इस सूचना के आधार पर आप क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है। आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं। पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होगी। लास्ट है आपका, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं, इजी क्वेश्चन है। कथन ए क्या कह रहा है यहाँ पर, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। बी क्या है, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं। तो देखिए आपका ए तो यहाँ पर गलत है, रेगिस्तान में रात में गर्मी नहीं होती है, रातें गर्म नहीं होती हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है रातें गर्म होती हैं, तो ये आपका गलत है, जबकि बी आपका सही है। ए गलत है, बी सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपको कुछ
युग्म दे रखे हैं मैच करके, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा सही तरीके से मैच्ड है, उपयुक्त युग्म में से कौन से सुमेलित हैं, कौन सा सही तरीके से, यहाँ पर मैच करना नहीं है, ऑलरेडी मैच करके दे रखा है इन लोगों ने, आपको ये बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो गिर वन में आपके एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये आपका, सी तो आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह महोगनी और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं, ये भी सही है। हिमालय क्षेत्र जंगली बकरियों और हिमतेंदुए पाए जाते हैं, तीनों ही आपके सही हैं, तीनों ही आपके सही मैच्ड हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है, जैव मंडल में सजीव परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपकी सही हैं, कथन भी कारण भी, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथन आपको 2 कथन दे रखे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। कथन ए क्या है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इससे, ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। बी क्या है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही कथन आपके आतपन के बारे में सही हैं, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, तो यह भी बोला गया था ना, तो कथन तो आपका सही है। कारण क्या है, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को प्रभावित करता है, तो कारण आपका बिल्कुल सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ध्रुवों की ओर घटती है आतपन की मात्रा, तो यहाँ पर उसका कारण दे रखा है ना, इसीलिए इसकी मात्रा घटती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श प्रसाव स्थान के चयन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं, तो इनमें से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं वो आपको चयन करना है, ठीक है। ये क्या है, अनुकूल जलवायु, तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, बिल्कुल सही। बी क्या है, जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जल बिना तो जीवन ही नहीं है ना, तो ये भी सही है। सी क्या है, उपयुक्त भूमि, तो ये भी सही है। देखिए भूमि उपयुक्त होगी तभी तो जो है वो लोग अगर कुछ करना चाहते हैं खेती वगैरह तो वो कर पाएंगे, है ना, तो ए बी सी आपका तीनों सही हैं, और ए बी सी आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आपका गलत है, अनुपजाऊ मिट्टी, अगर अनुपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर तो वो लोग जो है अपना कुछ उगा ही नहीं पाएंगे उस मिट्टी में, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथन ए और बी फिर से आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ये क्या है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है, ठीक है। मिट्टी किससे बनती है, खनिज पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से। बी क्या है, स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए तो आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत बोला जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो स्थल रूप होते हैं वो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, जबकि ये कह रहे हैं नहीं करते हैं, इसीलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हैं, ठीक है, क्या पढ़ा रही हैं, जनसंख्या घनत्व का। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्न में से किन किन का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए वो आपको बताना है। तो जनसंख्या घनत्व का टॉपिक है, तो आपको बताना है कि इनमें से किस किस का वो यूज़ कर सकती हैं इन तीनों कथन में से। उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, बी उस शहर का क्षेत्रफल, सी देश का जनसंख्या पिरामिड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ए और बी, एक लोगों की संख्या और उस शहर का क्षेत्रफल, इन दोनों का यूज़ वो कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की बात चल रही है, तो उस देश की जनसंख्या का पिरामिड दिखाने का क्या ही मतलब है ना, शहर की बात चल रही है तो शहर में ही रहेंगे वो ज़्यादा बेटर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है, तो आपको बताना है कि कौन सी फसल यहाँ पर ऐसी है जो बहुत कम उपजाऊ और बलुई जो मिट्टी होती है ना, बलुई मृदा, उसमें उगा सकते हैं हम उसको, है ना, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाजरा। नेक्स्ट है आपका, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केशर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं, तो किस क्षेत्र के लोग जो है गाते हैं, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों, ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि इन चारों में से कौन पंचायती राज से संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ग्राम सभा आपका पंचायती राज से संबंधित है, ये करेक्ट है। विधानसभा भी आपका यहाँ पर पंचायती राज से विधानसभा आपका पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सी क्या है, पंचायत समिति, तो ये आपका रिलेटेड होता है, जिला परिषद भी होता है, इसीलिए ACD करेक्ट है, ACD आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला है, राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। कथन भी क्या कह रहा है, राज्यसभा कोई भी कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की तो देखिए आपका यहाँ पर ए तो आपका सही है, ठीक है, लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास जब रूमाल या तौलिया बनता है तब वह केवल गुजरता है, तो वो किससे गुजरता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, थोक बाजार से, साप्ताहिक बाजार से, मॉल से, या फिर बाजार की श्रृंखला से। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाजार की श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर फिर से आपको 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और हर दिन क्या करती है, 40 रुपये कमाती है। फूलमती यहाँ पर कोई लड़की हो सकती है ना,
ना, कोई लेडीज़, कोई वुमन फीमेल हो सकती है जो कि 40 रुपये कमाती है खेतों में काम करके। कथन भी क्या है, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। तो राजमोहन क्या करता है, अपने खेत में भी काम करता है और जो रामाज्ञा है उसकी मिल में भी काम करता है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन भूमिहीन मजदूर है, यानी कि भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, वो आपको बताना है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, फूलवती जो है भूमिहीन है, ठीक है। क्योंकि देखिए राजमोहन अपने खेत पर काम करता है, यानी कि उसके पास तो भूमि है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं दे रखा कि फूलमती के पास भूमि है। फूलमती जो है दूसरे के खेत में काम कर रही है, उसके पास खुद की भूमि नहीं है, इसीलिए वही क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है भूमिहीन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। यह जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह मत यानी कि वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, जो शब्द हैं, वो किसने कहे हैं वो आपको बताना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ पर क्या होता है, इन चारों में से सिलेक्ट करना है किसको हम पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर कौन सा होने वाला है। पहला क्या है, महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है, तो ये तो पितृसत्तात्मक नहीं है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस मौलिक अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जीवन का अधिकार। मैंने आपको कई बार बता दिया है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं आपके, प्लीज़ उनको अच्छे से कर लीजिए। काफ़ी बार जो है हर सेट में क्वेश्चन यहाँ से दिखा जा रहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार सारे आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको देखिए 2 कथन दे रखे हैं, सही कथन बताना है। पहला है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। बी है, संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए तो सही है, लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत है। ए सही है, बी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नागरिक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। तो दीवानी कानून के दायरे में कौन नहीं आएगा, इसमें से वो आपको बताना है। तलाक का मुकदमा दायर करना, बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, दहेज के लिए औरतों को तंग करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, ये नहीं आएगा। बाकी ये तीनों आपके जो दीवानी कानून होता है उसके दायरे में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो देखिए दोनों ही अनुच्छेद सही हैं आपके यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सकते हैं, लेकिन जितने भी आपके आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, स्पेशली वो आपको बहुत अच्छे से जो है पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अविवाहित महिला होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि उसका विवाह यानी उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। रिंकी कोई लड़की है। संपत्ति विक्रेता उसे अपनी छोटी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। मतलब एक संपत्ति जो बेचता है, संपत्ति विक्रेता है, वो कहता है कि आप जो है झूठ बोल दीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी। तो वो जो है उसमें यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो उसकी जो कौन सी प्रक्रिया है जो सही रहेगी, यहाँ पर उसको क्या कहना चाहिए, है ना। पहला क्या है, झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। तो मुझे तो पहला ही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। बाकी और भी पढ़ते हैं, मैं झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अविवाहित और स्वतंत्र रहना पसंद है। तो ये तो गलत है ना। तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये उसके आत्मसम्मान की बात है, उसकी प्रतिष्ठा की बात है। अगर बात झूठ बोल रही है तो झूठ बोलने के चक्कर में वो कहीं फंस भी सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।